नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। आइए नजर डालते हैं रैपिड न्यूज पर। कांगो में M23 ने घोषणा की है कि उनके लोग दक्षिण किवू प्रांत की राजधानी बुकावू में प्रवेश कर गए हैं। M23 ने निवासियों से सुरक्षा के लिए सतर्कता समितियां बनाने और ईमानदार नेताओं को चुनने का आह्वान किया है। विश्लेषकों के मुताबिक यह संघर्ष 1994 के रवांडा नरसंहार और तुत्सी हुतू समुदायों के बीच तनाव से जुड़ा हुआ है, जिसमें कांगो रवांडा पर M23 के समर्थन का आरोप लगाता है, जबकि रवांडा का कहना है कि कांगो सेना हुतू विद्रोही गुट के साथ है। M23, जिसे मार्च 23 मूवमेंट भी कहा जाता है, पूर्वी कांगो में एक सशस्त्र समूह है जो कांगो की सेना के खिलाफ लड़ रहा है। यह समूह उत्तरी किवू प्रांत में सक्रिय है, जो रवांडा और युगांडा की सीमा से लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत टेक्स 2025 कार्यक्रम में हिस्सा लिया है, जो भारत मंडपम में आयोजित हो रहा है। यह वैश्विक कार्यक्रम पूरी तरह से टेक्सटाइल उद्योग के हर पहलू को प्रदर्शित करेगा, जिसमें कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पादों तक की पूरी श्रृंखला मौजूद है। इस आयोजन में एक बड़ा एक्सपो, 70 से अधिक सम्मेलन सत्र, राउंड टेबल टॉक, पैनल चर्चा और मास्टर क्लासेस जैसी गतिविधियां होंगी। इसके साथ ही विशेष नवाचार और स्टार्टअप्स पवेलियन, हैकाथन, स्टार्टअप पिच फेस्ट और डिजाइन चैलेंज जैसे आयोजन भी आयोजित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में 5000 प्रदर्शक और 6000 अंतर्राष्ट्रीय खरीदार शामिल होंगे और 25 से अधिक प्रमुख वैश्विक वस्त्र संगठनों की भी भागीदारी होगी। आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया, जो भारत की समृद्ध जनजातीय संस्कृति को समर्पित एक भव्य उत्सव है। यह महोत्सव 24 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। ट्राइफेड द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 600 जनजातीय कारीगर, 500 कलाकार और 25 खाद्य स्टॉल शामिल हैं, जो देश की विविध जनजातीय संस्कृति को प्रदर्शित करेंगे। इसका मकसद जनजातीय समूहों के हस्तशिल्प, कला और पारंपरिक उत्पादों को बाजार से जोड़कर उन्हें सशक्त बनाना है। इस प्रकार आदि महोत्सव एक मंच प्रदान करता है, जहां जनजातीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ साथ समुदायों को आर्थिक रूप से भी सशक्त किया जा रहा है। दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित एम्स्टर्डम द्वीप लगभग एक महीने से आग की चपेट में है। यह द्वीप ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और मेडागास्कर के बीच स्थित है और इसका लगभग 55% क्षेत्र जल चुका है। एम्स्टर्डम द्वीप एक ऐसा छोटा फ्रांसीसी द्वीप है जिसका आकार लगभग 55 वर्ग किलोमीटर है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी से बना है, जहां एक बहुत दुर्लभ पक्षी एम्स्टर्डम अल्बास्ट्रस पाया जाता है, जो प्रायः इसी द्वीप से मिलता है। द्वीप पर कोई स्थायी जनसंख्या नहीं है, लेकिन 1980 के दशक से शोधकर्ता यहाँ पर रह रहे हैं। वहीं आग के कारण द्वीप के ऊर्जा, जल और संचार लाइनों को नुकसान पहुंचा हुआ है और इस आग ने वन्य जीवों को भी खतरे में डाल दिया है। ब्राजील सरकार ने घोषणा की है कि अगला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 6 से 7 जुलाई को रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन के दौरान ब्राजील वैश्विक नीतियों में सुधार व विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। पिछले साल ईरान, मिस्र, इथोपिया और संयुक्त अरब अमीरात को ब्रिक्स का सदस्य बनाया गया था। इसके अलावा सऊदी अरब को भी सदस्य बनाने का निमंत्रण दिया गया है। वह इंडोनेशिया को 11वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है और नाइजीरिया को साझेदार देश का दर्जा दिया गया है। आपको बता दें कि ब्रिक्स देश वैकल्पिक भुगतान प्रणाली स्थापित करने पर लंबे समय से विचार कर रहे हैं, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 100% टैरिफ की धमकी दी है। भारत ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन प्रणोदक मिक्सर लॉन्च किया है। यह उपलब्धि इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र और बेंगलुरु के सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के साझा प्रयास से मिली है। इस मिक्सर का वजन 150 टन है और ये 8.7 मीटर ऊंचा, 5.4 मीटर लंबा और 3.3 मीटर चौड़ा है। यह रॉकेट लॉन्च के लिए ठोस प्रणोदक सामग्री का सटीक मिश्रण सुनिश्चित करता है। इसरो के मुताबिक ये उपकरण अंतरिक्ष में आत्मनिर्भर भारत पहल का प्रतीक है। यह ठोस मोटर उत्पादन में गुणवत्ता, उत्पादकता और सुरक्षा को बढ़ाएगा। मिक्सर को रिमोट नियंत्रित तकनीक से लैस किया गया है। यह कदम देश को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस टेक्नोलॉजी में और आगे बढ़ाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के रायसेन में नक्शा परियोजना शुरू किया। यह कार्यक्रम 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 152 शहरी निकायों में चलेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग द्वारा इसे लागू किया जाएगा। इसका मकसद शहरी इलाकों में जमीन के सर्वे को आधुनिक बनाना, मालिकाना हक के रिकॉर्ड को अपडेट करना है। इससे शहरी नियोजन बेहतर होगा और जमीन से जुड़े विवाद कम होंगे। यह कार्यक्रम तकनीक का इस्तेमाल करके पारदर्शिता और कार्यक्षमता को बढ़ाएगा।
भारतीय सर्वेक्षण विभाग इसका तकनीकी साझेदार है जो हवाई सर्वेक्षण करेगा और नक्शों की सटीक तस्वीरें देगा। इसके अलावा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एक एंड टू एंड वेब GIS प्लेटफॉर्म भी बनाएगा। शोधकर्ताओं ने इलाट की खाड़ी गल्फ ऑफ इलाट में कोरल रीफ के विकास में रुकावट की खोज की है। एक नए अध्ययन के अनुसार इलाट की कोरल रीफ का विकास लगभग 3000 साल तक रुका रहा। वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र का स्तर कम होना इसका मुख्य कारण रहा होगा, जो ग्लोबल कूलिंग के कारण आया था। इलाट की खाड़ी, जिसे अकाबा की खाड़ी भी कहते हैं, लाल सागर का उत्तर पूर्वी हिस्सा है। यह एशिया और अफ्रीका को जोड़ने वाली एक प्राकृतिक सीमा है। इजराइल, जॉर्डन, मिस्र और सऊदी अरब इसके तटीय देश हैं और तिरान स्ट्रेट इसे लाल सागर से जोड़ती है। मेटा ने प्रोजेक्ट वाटर वर्थ नामक एक महत्वाकांक्षी समुद्री केबल परियोजना की घोषणा की है। यह परियोजना 50,000 किलोमीटर लंबी होगी और 5 महाद्वीपों को जोड़ेगी। यह दुनिया की सबसे लंबी और उच्च क्षमता वाली समुद्री केबल परियोजना होगी, जो अमेरिका, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका आदि को जोड़ेगी। गहरे समुद्र में यह केबल 7,000 मीटर गहराई तक बिछाई जाएंगी। इन्हें जहाजों और पर्यावरणीय खतरों से बचाने के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग होगा। यह पहल इंटरनेट नेटवर्क की क्षमता और विश्वसनीयता को बढ़ाएगी, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, डिजिटल समावेशन और प्रौद्योगिकी में प्रगति को भी बढ़ावा देगी। भारतीय नौसेना INS शार्दुल और P-8I लंबी दूरी के समुद्री निगरानी विमान के साथ एक्सरसाइज कोमोडो 2025 में हिस्सा ले रही है। एक्सरसाइज कोमोडो एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जो इंडोनेशियाई नौसेना द्वारा बाली, इंडोनेशिया में आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास की शुरुआत 2014 में हुई थी। यह एक शांतिपूर्ण सैन्य अभ्यास है। इस अभ्यास से समुद्री सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और संचार कौशल में सुधार होता है। भारत की भागीदारी इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दिखाती है। साथ ही यह अभ्यास भारत की सागर पहल से मेल खाता है, जो इंडो पैसिफिक में समुद्री साझेदारी को मजबूत करता है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और इंटेल इंडिया ने AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप माइक्रो लर्निंग मॉड्यूल लॉन्च किया है। इस पहल का मकसद भारतीय युवाओं में AI के सिद्धांतों को सरल तरीके से समझाना और उद्यमिता की सोच को बढ़ावा देना है। 2025 तक इसका लक्ष्य 1 लाख युवाओं को तकनीकी कौशल से लैस करना है। यह कार्यक्रम AI, उद्यमिता रणनीतियां और समस्याओं के समाधान पर केंद्रित है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के विद्यार्थी इस कार्यक्रम का लाभ उठा सकते हैं। इसे पूरा करने वाले प्रतिभागियों को MSDE, NSDC, स्किल इंडिया और इंटेल का संयुक्त प्रमाण पत्र मिलेगा। केंद्र सरकार ने PM आशा यानी प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान को जारी रखने की मंजूरी दी है। इस योजना के तहत सरकार ने अरहर, उड़द और मसूर की 100% खरीद की अनुमति दी है। इससे देश में दालों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी। इस योजना का मकसद किसानों को उचित मूल्य दिलाना और उपभोक्ताओं के लिए जरूरी वस्तुओं की कीमतों को स्थिर करना है। इस योजना के अंतर्गत आने वाले प्रमुख घटक यानी प्राइस सपोर्ट स्कीम PSS, PDPS यानी प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम और प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम यानी PPSS हैं। इसकी घोषणा वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में हुई थी। इस योजना का नोडल मंत्रालय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया। यह IMD यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150 साल के इतिहास को दर्शाता है। इसे दिल्ली स्ट्रीट आर्ट के साथ मिलकर विकसित किया गया है, जिसमें IMD के मुख्यालय की दीवारों पर भारत के मौसम विज्ञान की विकास यात्रा और इसके समाज पर प्रभाव को चित्रित किया गया है। यह बताता है कि IMD का सही पूर्वानुमान किसानों, मछुआरों और आम लोगों के लिए मददगार रहा है। चित्रों में मेघदूत, तानसेन के राग, आपदा प्रबंधन आदि को भी शामिल किया गया है। यह पहल विज्ञान और कला का सुंदर मिश्रण है और सरकार की मौसम विज्ञान क्षमता को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दिखाती है। ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया द्वीप पर 150 से ज्यादा फॉल्स किलर व्हेल फंस गई हैं। ये घटना आर्थर रिवर के पास हुई है। ऑस्ट्रेलिया के प्राकृतिक संसाधन विभाग के मुताबिक 157 व्हेल में से 136 अभी जिंदा हैं। फॉल्स किलर व्हेल की बात करें तो ये एक बड़ी, पतली और गहरे रंग की डॉल्फिन है जिसमें छोटा, गोल और शंक्वाकार सिर होता है। यह किलर व्हेल के आकार से अलग है, लेकिन इसके बड़े दांतों के कारण इसका नाम फॉल्स किलर व्हेल रखा गया है। यह फॉल्स व्हेल उष्णकटिबंधीय जल में पाई जाती है और गहरे समुद्र में रहना पसंद करती है। इसका आहार मछलियां, स्क्विड और कभी कभी अन्य व्हेल और डॉल्फिन्स होते हैं।
पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 में सऊदी अरब के रियाद शहर में आयोजित होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने इसकी घोषणा की है। यह आयोजन सऊदी अरब के साथ हुए 12 साल के समझौते का हिस्सा है। ओलंपिक समिति ने युवाओं को ओलंपिक से जोड़ने के लिए ई स्पोर्ट्स यानी इलेक्ट्रॉनिक खेल को बढ़ावा देने का फैसला किया है। आपको बता दें कि 2021 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक वर्चुअल सीरीज के जरिए ई स्पोर्ट्स के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था। अब 6 सदस्यों वाली समिति यह तय करेगी कि पहले ई स्पोर्ट्स ओलंपिक में कौन से गेम्स शामिल होंगे। यह कदम ई स्पोर्ट्स और पारंपरिक खेलों को एक साथ लाने की कोशिश है। टाइम्स हायर एजुकेशन की 2025 वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग में 4 भारतीय यूनिवर्सिटीज को स्थान मिला है। इस रैंकिंग में बेंगलुरु का भारतीय विज्ञान संस्थान भारत में सबसे अच्छा माना गया है, जो अब 201 से 300 की श्रेणी में आ गया है, जबकि 2023 में ये 101 से 125 के बीच था। इसके अलावा IIT दिल्ली और IIT मद्रास भी 201 से 300 की श्रेणी में आए हैं। इस साल शिक्षा ओ अनुसंधान भी पहली बार इस रैंकिंग में शामिल हुआ है और इसे भी 201 से 300 की श्रेणी में स्थान मिला है। हालांकि इस बार IIT बॉम्बे रैंकिंग से बाहर है। वहीं वैश्विक स्तर पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लगातार 14वें साल पहले स्थान पर है, जबकि MIT और ऑक्सफोर्ड संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। टॉप 10 में अमेरिका के 6 संस्थान हैं। मुंबई में तापमान में अचानक वृद्धि देखी गई है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इसका कारण पश्चिमी तट पर एक एंटी साइक्लोन यानी प्रति चक्रवात प्रणाली का बनना है। एंटी साइक्लोन एक उच्च दबाव वाली मौसम प्रणाली है जिसमें सतह पर हवा का दबाव आसपास के क्षेत्रों से ज्यादा होता है, जिसमें हवा केंद्र से बाहर की ओर बहती है। यही वजह है कि एंटी साइक्लोन के कारण बादल नहीं बन पाते और बारिश की संभावना भी कम होती है। यह प्रणाली अक्सर गर्म लहरें या लंबे शुष्क मौसम का कारण बन सकती हैं, जिसका स्थानीय मौसम पर प्रभाव पड़ता है। ओखला विहार मेट्रो स्टेशन पर भारत की पहली वर्टिकल बाई फेशियल सोलर प्लांट की स्थापना हुई। फेशियल सोलर प्लांट में इस तरह से सोलर पैनल लगाए जाते हैं जो दोनों तरफ से सूर्य की रोशनी को कैप्चर करने में सक्षम होते हैं। इन्हें लगाने के लिए अलग से जमीन की जरूरत भी नहीं पड़ती। यह नवाचार मेट्रो रेल को अधिक टिकाऊ बना सकता है और नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों में योगदान दे सकता है। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम ग्रीन मेट्रो सिस्टम्स द फ्यूचर ऑफ अर्बन मोबिलिटी पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का हिस्सा था। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ब्रह्मपुत्र नदी पर एक इनलैंड वाटरवे टर्मिनल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने 2 जहाजों MV पद्म नेविगेशन 2 और MV त्रिशूल को झंडी दिखाकर बांग्लादेश के लिए रवाना किया। 82.03 करोड़ रुपए की लागत से बना यह टर्मिनल पूर्वी भारत की कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स में अहम भूमिका निभाएगा। यह भारत, भूटान और बांग्लादेश के बीच व्यापार को बढ़ावा देगा। यह टर्मिनल बांग्लादेश सीमा से 108 किलोमीटर दूर है। इसे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क से जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में इस टर्मिनल की नींव रखी थी। भारत को सिंगापुर में IALA यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन के उपाध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। इस मौके पर भारत का प्रतिनिधित्व पोर्ट्स, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव ने किया। IALA की पहली महासभा के दौरान भारत को उपाध्यक्ष चुना जाना भारत की मजबूत नेतृत्व क्षमता और समुद्री मामलों में योगदान को दर्शाता है। आपको बता दें कि IALA 1957 में एक गैर सरकारी संगठन के रूप में स्थापित हुआ था और अब यह एक अंतर सरकारी संगठन बन चुका है। यह संगठन समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देता है। भारत दिसंबर 2025 में IALA काउंसिल बैठक और सितंबर 2027 में सम्मेलन तथा महासभा की मेजबानी करेगा। हर साल 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। यह दिन गरीबी, बेरोजगारी, असमानता और मानवाधिकार से जुड़ी समस्याओं को हल करने का संदेश देता है। 2025 की थीम एम्पावरिंग इंक्लूजन, ब्रिजिंग गैप्स ऑफ सोशल जस्टिस रखी गई है। यह समावेशी नीतियों और सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में घोषित किया था और पहली बार यह दिन 2009 में मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि सामाजिक न्याय और शांति के बिना विकास संभव नहीं है। केंद्र सरकार ने बेराइट्स, फेल्डस्पार, माइका और क्वार्ट्ज को माइनर मिनरल से हटाकर मेजर मिनरल की लिस्ट में शामिल कर दिया है, जिसका मोटिव कोबाल्ट, लिथियम, टिन जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और खनन को बढ़ावा देना है। ये खनिज नई प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवाओं आदि में उपयोगी हैं।
दरअसल पहले इनका स्टेटस माइनर खनिज होने की वजह से इनमें मौजूद बाकी महत्वपूर्ण खनिजों को न तो निकाला जाता था और न ही रिपोर्ट किया जाता था, क्योंकि इनका इस्तेमाल ज़्यादातर कांच उद्योग में किया जाता था। लेकिन अब प्रमुख खनिज बनने से इनका बेहतर खनन होगा और इनमें मिलने वाले कीमती खनिजों का भी खनन किया जा सकेगा। हालांकि राज्यों को मिलने वाले राजस्व पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम नई दिल्ली में स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप यानी सोल कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया। इसका मकसद लीडरशिप की जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए जरूरी ज्ञान, कौशल और विशेषज्ञता प्रदान करना है। इस कॉन्क्लेव में राजनीति, खेल, कला, मीडिया, अध्यात्म, नीति निर्माण, व्यापार, सामाजिक क्षेत्रों के दिग्गज अपने अनुभव साझा करेंगे। सोल का एक कैंपस जल्द ही गुजरात की गिफ्ट सिटी के पास भी बनाया जाएगा। भारी विरोध के बावजूद भारतीय मूल के काश पटेल को अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी FBI का नया डायरेक्टर बनाया गया है। अमेरिकी सीनेट ने 51-49 के बहुमत से इस नियुक्ति को मंजूरी दी है। काश पटेल डोनाल्ड ट्रंप के करीबी माने जाते हैं। वे पेशे से वकील हैं और पूर्व ट्रंप प्रशासन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर रह चुके हैं। उन्हें नेशनल सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म में विशेषज्ञता हासिल है। हालांकि उनके कुछ फैसले विवादों से घिरे भी रहे हैं। FBI का पूरा नाम फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। यह अमेरिका की प्रमुख संघीय जांच एजेंसी है। FBI के डायरेक्टर का कार्यकाल 10 साल का होता है ताकि वे राजनीतिक दबाव से बच सकें। भारत के दूरसंचार सचिव ने ब्रिटेन का दौरा किया। इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच टेलीकॉम, AI और नई तकनीकों में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते हुए, जैसे साइबर सुरक्षा और AI पर संयुक्त अनुसंधान केंद्र बनाए जाएंगे। 6G स्टैंडर्ड्स के विकास के लिए भारत और ब्रिटेन मिलकर काम करेंगे। क्वांटम कम्युनिकेशन और समुद्री केबल सुरक्षा पर अनुसंधान बढ़ाया जाएगा। कुल मिलाकर ये साझेदारी टेलीकॉम और डिजिटल नवाचार को आगे बढ़ाएगी। इससे भारत की वैश्विक नीति और तकनीकी विकास में भागीदारी मजबूत होगी। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि देश ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है और आर्थिक स्थिरता पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। IMF से सहयोग मिलने के बावजूद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अभी भी 2023 के आर्थिक संकट से जूझ रही है और इस आर्थिक संकट से उबरने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB ने पाकिस्तान को $500 मिलियन देने का वादा किया है और अगले हफ्ते पाकिस्तान को IMF से $1 बिलियन मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा पाकिस्तानी सरकार ग्रीन पांडा बॉन्ड जारी करने की भी योजना बना रही है, जिससे चीन की मुद्रा युआन में निवेश आकर्षित किया जाएगा। आज इस बुलेटिन में इतना ही। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। नमस्कार।